वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अभी तक मैं आपको एडमिशन ऑफ एविडेंस में जब एविडेंस होता है उसके बाद जब एडमिट हो जाता है तो 3 वेज से होता है: ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हम ओरल एविडेंस पढ़ चुके हैं, हम डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ चुके हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए हमें सेक्शन कौन सा ओपन करना पड़ेगा? 65A। ओके, तो आप सब अपना बेयर एक्ट ओपन रखिए और सभी लोग कभी भी अपना बेयर एक्ट ओपन रखा करिए। अगर आप अपना बेयर एक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लीजिए आपने 95% स्टडी कर ली है। और बेयर एक्ट कंप्लीट करना मतलब ये नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ के लास्ट सेक्शन तक ख़त्म कर दे रहे हैं। कनेक्टिविटी के साथ पढ़िए। कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक स्टोरी लाइन की तरह आपको सब हो जाएगा। आज हम पढ़ते हैं 65A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के special provisions as to evidence relating to electronic record. The contents of electronic records may be proved in accordance with the provisions of section 65B. section 65A जो है ना, वो क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, वो कैसे एडमिट होगा, वो कैसे एडमिसिबल होगा, वो बता रखा है 65B में। 65A क्या बता रहा है? 65A सेक्शन ये बता रहा है कि कैसे कंटेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, वो कैसे किस तरीके से एडमिसिबल होंगे कोर्ट में, वो कहाँ बताया हुआ है? 65B में। तो आइए हम 65B रीड करते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। Notwithstanding anything contained in this act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer, hereinafter referred to as the computer output, ध्यान रखिएगा, computer output, shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question, and shall be admissible in any proceeding without further proof or production of the original as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible. Section 65B का जो क्लॉज 1 है ना, वो सिंपली क्या बता रहा है? डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट होता है कंप्यूटर के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ही वर्ड समझना है इसमें। कोई भी चीज़ जो स्टोर्ड है, प्रिंटेड है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू कोई फ़ोटो आई है। क्या आई है? फ़ोटो आई है। अब आप क्या कर रहे हैं? वो कंप्यूटर तो कोर्ट में लेके नहीं जा रहे हैं, तो वो फ़ोटो जब प्रिंट आउट होके बाहर निकल जाएगी, वो फ़ोटो सामने आई, ठीक है, तो वो क्या हुआ? कंप्यूटर का आउटपुट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कंप्यूटर का आउटपुट हुआ। बाकी चीज़ें कि क्या कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हमारे किस में बताया? क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 में आपको कंप्यूटर आउटपुट का मतलब समझना है और इतनी सी ही टेक्निक समझनी है। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? क्लॉज 2 इम्पॉर्टेंट है। आइए हम क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्लॉज 2 क्या कह रहा है? द कंडीशंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट शेल बी द फॉलोइंग नेमली। क्या कह रहे हैं? कि जो कंडीशंस हैं कंप्यूटर आउटपुट के लिए वो कहाँ दी हैं? कहाँ पर दी हैं? यहाँ पर दी हैं, फॉलोइंग नेमली। ठीक है, ए the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of a computer.
अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं आपको। ये जो भी काम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ईमेल निकला, ठीक है, तो लॉफुल कंट्रोल, उस पर्सन का लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, जो भी पर्सन निकाल रहा है, प्लस एक टाइम पीरियड के दौरान होना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड। अब इससे आप एक समझिए बात कि मान लीजिए कोई बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो बैंक 10 से 5 खुला रहता है, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, और वहाँ के जो मैनेजर हैं उनके कंट्रोल में कंप्यूटर है, ठीक है, तो इनके कंट्रोल में प्लस 10 से 5 के बीच में अगर निकला है तो ये पहली कंडीशन फुलफिल करता है उस डॉक्यूमेंट की कि ऐसे ही निकलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे ड्यूरिंग द बी पॉइंट, देखिए ड्यूरिंग द सैड पीरियड, उस टाइम पीरियड पे इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ द काइंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन सो कंटेन्ड इज डिराइव्ड वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डर। ये क्या बोल रहे हैं, लगातार जैसे डाटा एंट्री होती है, ठीक है, डाटा एंट्री होती है, ठीक है, लगातार एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में लगातार एंट्री होनी चाहिए। एक बात बताइए, आप जाते हैं शॉप पे, ओके, शॉप पे आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एंट्रीज रहती हैं ना, एंट्रीज रहती हैं। आप कहीं लाइब्रेरी भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एंट्री रहती है कि ये पर्सन आए, ये पर्सन आए। तो यही बोल रहे हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, गूगल की हिस्ट्री होती है ना, वैसे ही कह रहे हैं, ओके, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंट्री रहनी चाहिए। See, throughout the material part of the sad period, the computer was operating properly, or if not, then respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो डिवाइस है, डिवाइस जो भी है, मतलब कंप्यूटर जो भी है, वो प्रॉपरली ऑपरेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि नवंबर की कोई एंट्री है, ठीक है, कोई कह रहा है मैंने तो ये नवंबर में एंट्री की थी और उस टाइम पे कंप्यूटर ठीक ही नहीं था, तो हम क्या मानेंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन के पास है। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, ओके, मेरा मोबाइल से कोई गलत मैसेज किसी सेकंड पर्सन को गया है और फिर जब वो कोर्ट में मेरे को बुलाया गया कि आपके मोबाइल गया है, ऐसे मैसेज गया है, एब्यूजिव लैंग्वेज में, ये सब, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तो रिसिप्ट है कि मेरा मोबाइल तो ठीक होने गया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या है, अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा जब कोई काम होता है और आपका डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेटेड नहीं है तो ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं माने चाहिए। अगर प्रॉपरली ऑपरेटेड होगा तभी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे लिखा है D. The information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the activities. इसका मतलब मान लीजिए, इसका आप लिख सकते हैं बैंक पासबुक एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर बताइए पासबुक में एंट्री बैंक के थ्रू आए और बैंक का जो टाइम है 10 से 5 के बीच में है, तब तो हम मान लेंगे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन अलग से लेके आया तो कोई मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है वो एडमिटेड होता है एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसकी 4 कंडीशंस होती हैं। एक तो पहला ए में क्या बताया, लॉफुल कंट्रोल प्लस ऑपरेशनल टाइम। सेकेंड, रेगुलर फीडिंग होनी चाहिए डाटा की। थर्ड, डिवाइस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, प्रॉपरली ऑपरेटेड होना चाहिए, ओके। एंड फोर्थ, जो टाइम पीरियड के द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम ही फीड होनी चाहिए चीज़ें, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्लॉज आ रहा है, वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग और प्रोसेसिंग information for the purpose of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by computers, whether by a combination of computers operating over that period, by different computers operating in succession over period, by
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग इन सक्सेशन इन एनी अदर मैनर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है इसका मतलब, ये कह रहे हैं मान लीजिए एक कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो वो एक कंप्यूटर खुद में कंप्यूटर है। दूसरी चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए एक कंप्यूटर में स्टोर है, दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट निकल रहा है, तीसरे कंप्यूटर में डाटा एंट्री का और भी कोई काम हो रहा है। इन सबको डीम्ड वन किया जाएगा क्योंकि काम एक हो रहा है। काम एक हो रहा है तो इन सब कंप्यूटर्स को भी एक माना जाएगा। ओके, इसका सिंपल सा क्लॉज 3 का मतलब यही है। नेक्स्ट थिंग आप क्लॉज 4 में पढ़ेंगे, इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज़ डिजायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन अ सर्टिफिकेट डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इज टू से। अब सेकेंड थिंग ये है कि एज अ सर्टिफिकेट भी एडमिसिबल हो सकता है। ठीक है, एज अ डॉक्यूमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर रहे थे, एज अ सर्टिफिकेट भी करेंगे। पहला, आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द बैनर। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई। जैसे कि अगर लैपटॉप कंप्यूटर आपका है, ठीक है, पता नहीं चलता है तो आईपी एड्रेस से पता कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है किसका है। सेकेंड, गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पर्टिकुलर्स होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि उसी के द्वारा दिया गया है, ये पता चले, ये भी सर्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट थिंग, डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स टू विच द कंडीशंस। क्या कह रहे हैं? सेक्शन 65 क्लॉज 2 में जो मैटर्स हैं, ठीक है, 65B के क्लॉज 2, सॉरी 65B का क्लॉज 2 में जो मैटर्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट उनके साथ जा सकता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट कौन देता है? सर्टिफिकेट आपको हमेशा पता है कि ऑथराइज्ड पर्सन देगा और अपना साइन करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये यहीं पर लिखा है कि जिसके पास होगा वो साइन करेंगे, पूरे तरीके से देंगे। जो आपका क्लॉज 5 है, मैं आपको बता दूं, क्लॉज 5 में आपके बारे में मतलब जो भी इसमें बताया गया है वो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। क्लॉज 5 में सिंपल ये कहा गया है कि आइए पढ़ लेते हैं। ए, इंफॉर्मेशन शेल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू अ कंप्यूटर इफ इट इज सप्लाइड देयर टू इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। आप ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लॉज 5 है वो क्या बोलता है? जो इन्फो है ना, इंफॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट एंड मैनर। ओके, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि ऑर्डिनरी कोर्स प्लस टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड में हुई हो। नेक्स्ट थिंग जो है उसके बाद डायरेक्टली हो या अदरवाइज हो। मान लीजिए लैपटॉप में कोई चीज़ है तो लैपटॉप ले आइए, या फिर क्या करिए, पेन ड्राइव ले आइए, ख़त्म काम। सिंपल सा है, उसको रिकॉर्ड करके। तो सिंपल सी ये चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो क्लॉज 2 है और क्लॉज 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए फर्दर सीरीज़ लेके आऊँगी। तब तक आपके लिए आज एक होमवर्क भी। आप क्या करेंगे, आप एक PDF डाउनलोड करिए, ठीक है, एविडेंस एक्ट की। वहाँ पर से आप क्या करिए, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सर्च में लिख दीजिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ही लिख देंगे तो जितने सेक्शंस भी आ रहे हैं, जैसे चाहे 45A, 47A, 67A, 73A, 81A आएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के आएंगे, डिजिटल के आएंगे, आप उन सबको एक जगह लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये चीज़ अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट फिर हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू एवरीवन। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।